नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बालकों, आशा कर रहा हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वतंत्र भी होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम सचेत होंगे, जागृत होंगे और समर्पित भी होंगे। तो इसी कड़ी में आज एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत से चैप्टर को आज हम अपने इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। आपके सामने पीछे दृश्य दिख रहा होगा, नेताजी लोग हैं, दिख रहे हैं ना, नेताजी लोग दिख रहे हैं और लिखा हुआ इंडियन जनरल इलेक्शन, मतलब चुनावी राजनीति। आज इस खूबसूरत से अध्याय को हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर चुनावी राजनीति के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर है, अध्याय 3 है आपका। ये आपको पता भी होगा कि अध्याय 3 है ये आपका, है ना। चुनावी राजनीति क्या है बेटा? चुनावी राजनीति, चुनावी राजनीति, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनावी राजनीति होती क्या है। बहुत से मेरे बालक हैं जिनके मम्मी पापा वोट देने जाते होंगे, बड़े भैया बड़ी दीदी वोट देने जाती होंगी, चाचा जी वोट देने जाते होंगे, चाची जी वोट देने जाती होंगी, मतलब परिवार का कोई अग्रज होगा वो वोट देने जाता होगा। तो माहौल ही अलग होता है। जिस समय चुनाव हो रहे होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आपके राज्य का विधानसभा का चुनाव हो, पूरे देश का माहौल अलग होता है। कुछ नया दिखता है, एक नए सूरज का उदय हो रहा होता है। जो पिछले कामकाज थे उन पर जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो सरकार का चुनाव करते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट चुनेंगे वो कैसी होगी, क्या वो मेरे इंटरेस्ट को साथ पाएगी, क्या वो सारे प्रक्रिया चला पाएगी जिसका सच में जनता को आवश्यकता है। तो ये सारी जो चर्चा है, ये सारी जो आवश्यकताएं हैं, इस पर जो वार्तालाप होगी वो इस आज एक बेहतरीन क्लास में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे चुनावी राजनीति के मामले से। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं बालकों, वो करेंगे आखिर चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर क्या आधार है कि चुनाव को लोकतांत्रिक माना जाए। फिर क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन आवश्यक है कि नहीं। चुनावी माहौल कैसा होता है, उत्सव का माहौल होता है। भारत में तो चुनाव का जो माहौल है बेटा वो उत्सव का माहौल है। उत्सव की तैयारी की जाए, है ना, उत्सव की तैयारी की जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हमारे देश का भाग्य डिसाइड होता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था डिसाइड होती है कि अगले 5 साल तक देश किस राह पर जाएगा, किस मार्ग पर प्रगति करेगा, क्या क्या डायमेंशंस होंगे, सबके बारे में चर्चा होगी। इसलिए हिंदुस्तान में तो चुनाव उत्सव का माहौल होता है, चाहे वो बेटा लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो बेटा आपके लोकसभा का चुनाव हो, या बालकों वो विधानसभा का चुनाव हो। चाहे विधानसभा बेटा, चाहे आप सांसद चुन रहे हो, चाहे आप विधायक चुन रहे हो। लोकसभा मतलब सांसद, राज्यसभा मतलब विधायक। चुनाव का माहौल ही बहुत बेहतरीन होता है। फिर राजनीतिक दल, आप लोगों ने भी बहुत से राजनीतिक दल के बारे में सुना होगा, बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, है ना, वाम दल, एनसीपी, बहुत सी पार्टियां, मतलब बोलता रहूंगा तो इसी पर ही पूरा लेक्चर हो जाएगा आज का, ठीक है। तो बहुत सी पार्टियां हैं जो कि अपने अपने चुनाव में अपनी अपनी जीत को दिखाती हैं। अच्छा, अब इससे आप क्या समझ रहे होंगे बाल को, यहां देखिए, अब इसको देखिए, ये क्या समझ रहे हैं, यहां पर हल्की निशान होती है ना, ये होता है मतदान का। भारत का हर वो नागरिक जो 18 साल का हो चुका है या उससे ज्यादा है, जो 18 साल का हो चुका है उससे ज्यादा है, उसे मतदान करने का अधिकार होता है। ये उसका राइट है, ये उसका क्या है बेटा, ये उसका राइट है कि वो मतदान कर सकता है, कि वो मतदान कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई मतलब नहीं है, स्त्री है, पुरुष है, कोई मतलब नहीं है। इंसान है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है, वो व्यक्ति जाकर के वोट करेगा, वो व्यक्ति जाकर के वोट करेगा। तो ये एक शुरुआत का सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम पढ़ते किसकी तरफ, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने अध्याय की तरफ। सबसे पहले देखिए कि आखिर आवश्यकता हमें क्यों होती है। हमारा जो पहला टॉपिक था ना, देखिए चुनावी को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है। लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, अगर मैं यहां पर लिखूं कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार, और बालकों एक एक पॉइंट को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते चले जाएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार, आखिर चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या होता है? तो पहले तो सबसे अच्छी बात है कि बेटा चुनाव होंगे कहां पर। ये जो वर्ड है ना चुनाव, आखिर चुनाव होंगे कहां पर? तो चुनाव सब हमेशा कहां पर होते हैं? लोकतांत्रिक देश में। चुनाव सर्वदा वहीं पर होंगे जो कि राष्ट्र कैसा है बेटा? जो राष्ट्र लोकतांत्रिक है, अर्थात उस राष्ट्र में क्या है बेटा? उस राष्ट्र में लोकतंत्र है। शासन की तीन व्यवस्था मैंने आपको बताई थी। शासन की तीन व्यवस्था होती है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है बालको लोकतंत्र, और बेटा एक होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ठीक है, इन दोनों में चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहां पर चुनाव जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। राजतंत्र में कभी आपने देखा चुनाव हुआ है कि पब्लिक ने जाकर के वोट दिया हो कि मेरा राजा ये होगा या हम में से कोई राजा होगा? नहीं। और जो डिक्टेटरशिप होते हैं, जो तानाशाही होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, वो कभी चुनाव कराते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता से बड़ा मोह हो जाता है कि हम ही राज करेंगे, जब तक जिएंगे हम ही करेंगे जो करेंगे। किसी को भी आधार नहीं कि वो आ करके हमको बोल सके क्या हटिए। चुनाव कहां पर होता है? चुनाव सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होगा। जिस देश में भी लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र मतलब जहां पर जनता का शासन होगा, जिस देश में भी जनता का शासन होगा, मतलब सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। मतलब जिस देश में बेटा जी जनता का शासन होगा, उसी देश में चुनाव हो सकते हैं, उसी देश में चुनाव होते हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव उसका मूलभूत आधार है। किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चुनाव उसका मूल आधार होता है। बिना, अगर वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं समय समय पर, तो वो देश लोकतांत्रिक देश है ही नहीं। क्योंकि लोकतांत्रिक देश का ही मतलब होता है कि जनता चुनेगी कि अब की बार हमारा शासन कौन संभालेगा, हमारे शासन की देखरेख कौन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वो होना चाहिए लोकतांत्रिक राष्ट्र। और फिर लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या हो सकते हैं? चुनाव में सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या बालको? सबको अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वो मतदाता है कोई भी व्यक्ति अगर वो बेटा मतदाता है, तो वो उम्मीदवार भी हो सकता है। मतलब वो बेटा प्रत्याशी भी हो सकता है चुनाव का। आप मना ही नहीं कर सकते। आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकते। चुनाव लड़ने से उसे मना नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति चाहेगा तो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव मतलब किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। चुनाव हमेशा स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा। ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी है वही सबको लोभ दे करके, डरा धमका करके वोट ले ले और अपनी पार्टी को विजय बना दे। नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी ऐसा नहीं होता। चुनाव होते हैं तो चुनाव स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, भेदभाव से रहित होते हैं। किसी भी देश में चुनाव तब संपन्न होगा जब ये सारी चीजें वहां पर फॉलो की जाएंगी। ये तीन बेसिक चीजें हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का। ये तीन बेसिक चीजें बेटा किसको? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का। अब देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। प्रत्येक व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए कि वो चुनाव कैसे कर सकता है। सबको आजादी है कि आप अपने हिसाब से अपना प्रत्याशी और अपना कैंडिडेट चुन सके। तो सभी को ये आजादी होनी चाहिए, सभी को बेटा ये आजादी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हर किसी को मताधिकार का आधार हो और किसी के मत को कम ना आंका जाए। मतलब सबका समान मत हो, हर सभी को वोट देने का अधिकार हो और सबका वोट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सभी का वोट बेटा कैसा? सभी का वोट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना। सबको मत देने का अधिकार होगा और सभी का वोट इक्वल होगा हर व्यक्ति को। मैंने आपको स्टार्ट में बताया भारत का कोई भी नागरिक जो 18 या उससे ज्यादा है उसे वोट देने का अधिकार है। भारत देश का कोई भी नागरिक अगर वो 18 साल या उससे ज्यादा का है बेटा, तो उसे वोट देने का अधिकार है और उसके ये अधिकार को कोई उससे छीन नहीं सकता है। ठीक है, चुनाव में विकल्प होने चाहिए। बहुत जरूरी बात है बेटा। हम तभी तो लोकतांत्रिक मानेंगे जब आपके पास विकल्प होगा। जैसे मान लो विकल्प का मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्शंस। जैसे मान लो आपके सामने, मैं थोड़ा पेन का चेंज कलर कर देता हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं चलिए, जैसे आपके सामने A, B, C, D, ये जब चार पार्टियां हैं अलग अलग,
तभी तो आप बेटा चुनाव कर सकते हैं ना कि इनमें से हमें किस पार्टी को वोट करना है। अगर आपके पास मात्र एक ही पार्टी होगी तो क्या कभी वहां चुनाव होगा? वहां कभी चुनाव नहीं होगा। चुनाव तभी संपन्न हो सकता है, तभी आधारभूत हो सकता है, तभी उसकी वैल्यू हो सकती है जब आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आपके पास 4 पार्टियां, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। अब इनमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किसे हमें वोट देना है, कौन सी पार्टी अच्छी बेटा और किसे हम वोट दे सकते हैं। सपोज करो कि आप लोग को डी पार्टी पसंद है, तो आपने बोला कि हम चुनाव में डी पार्टी को वोट करेंगे। हम चुनाव में क्या करेंगे? अच्छा, कलर आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कलर हम चेंज कर लेते हैं। काहे इतना परेशान हो भैया, कलरवा चेंज हो जाएगा यार, काहे इतना टेंशन में हो जाते हो। चलो, जैसे आपने बोला कि हम डी पार्टी को वोट करेंगे, तो आपने ए बी सी डी इन चारों पार्टी को देखा, आपको लगा डी पार्टी बहुत अच्छी है तो इसे वोट करना चाहिए, तो आपने डी पार्टी को वोट किया। देखो ये लिखा हुआ है कि चुनाव में आपके पास विकल्प होने चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। आगे बढ़ो बेटा। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, सबको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सबको आजादी है कि वो वोटिंग में उतर सकता है और खड़ा हो सकता है, ठीक है, और चुनाव लड़ सकता है। आगे, और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। बिल्कुल बात है, मतदाता मतलब वोटर्स, हम आम आदमी, हम क्या, हम वोटर्स है ना, तो हमारे सामने जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक हम किसी को भी वोट दे करके एक सही लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था को कायम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे पास हमेशा से विकल्प मौजूद होने चाहिए अगर चुनावी प्रक्रिया संचालित हो रही है तो, ठीक है। अगर चुनाव का माहौल है तो विकल्प होने चाहिए, सभी व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए, सभी पार्टी को आजादी है कि वो अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारे, जनता जिसे चाहेगी उसे वोट करेगी और उसे जिताएगी। आगे देखो, तीसरी बात क्या बोल रहा है ये, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। बिल्कुल बेटा, अब ऐसा ना हो कि 50 साल तक कोई चुनाव नहीं कराया गया, भाई तब तक हम समझेंगे कैसे कि जनता क्या चाहती है? जनता के हित को समझना पड़ेगा ना। लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता की पावर वो किसके पास है? जनता के पास ही तो है ना। तो इसीलिए नियमित अंतराल पर चुनाव करवाते रहना चाहिए। जैसे भारत में हर 5 साल में, भारत में बेटा हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और आपको केंद्र में एमपी मतलब सांसद और विधायक चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। सांसद और एमएलए मतलब विधायक चुनने का आपको क्या करते हैं बेटा, ये लोग ऑप्शन देते हैं। और भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है, भारत में हर 5 साल में क्या बेटा होता है, चुनाव होता है। और 5 साल तक शासन व्यवस्था दी जाती है कि 5 साल तक हम आपको शासन व्यवस्था दे रहे हैं, आप जितना अच्छा काम कर सकते करिए, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल पश्चात हम क्या करेंगे, आपको चेंज कर देंगे। तो जब ये सारी फेयरनेस होगी, जब ये सारा निष्पक्षता होगी, तब जाकर के राष्ट्र क्या करेगा, अग्रणी रूप से आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता चुका हूं। अब देखो अंतिम बात क्या है, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी को चुनना चाहिए जिसे लोग चाहें। जैसे मैंने आपके सामने बोला था ना कि ए बी सी डी 4 पार्टियां हैं और आपने डी पार्टी को चुनाव में जिताया, तो यही पार्टी जीतेगी और इसी पार्टी का क्या होगा बेटा, शासन होगा। इसी पार्टी का क्या होगा बेटा, शासन होगा। तो चुनाव उसी का होना चाहिए जिसको जनता चाहती है, जिसको जनता चाहती है चुनाव हमेशा उसी का होना चाहिए। फिर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। बिल्कुल, जो मैंने बात अभी आपको बताई कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये बेस है किसी भी लोकतांत्रिक देश का। अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं है, निष्पक्ष चुनाव नहीं है, चुनाव में पार्शियलिटी हो रही है, चुनाव में भेदभाव हो रहा है, तो चुनाव का मतलब ही नहीं है भाई। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि फलाना व्यक्ति देश का शासन व्यवस्था संभालेगा, तो क्या मतलब चुनाव करने का, आडंबर करने का क्या मतलब है? चुनाव तो भैया निष्पक्ष होना चाहिए ना, जनता जिसको चाहेगी उसे चुनेगी, वो व्यक्ति शासन करेगा, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, जनता चाहेगी। तो जनता के पास ही सारी पावर है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अब ये अगला बोला, ये शर्तें आपको बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। बहुत से देश ऐसे जहां पर नहीं किया जाता। अगर मैं आपको पड़ोसी राष्ट्र की बताऊं ना, पाकिस्तान को देख लीजिए, क्या आपको लगता है वहां पर निष्पक्ष चुनाव होता होगा? आप चीन को देख लीजिए, चीन में तो बेटा वन पार्टी है, वन पार्टी रूल है वहां पर। चीन में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी से व्यक्ति उतरता है और उसी को लोग वोट देते हैं। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको पार्टी रखने का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब ही होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन होने चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप किसी को रख लीजिए, क्या मतलब है? तो कई देशों में ये शर्त पूरी नहीं की जा सकती, कई देशों में बेटा ये शर्तें पूरी नहीं की जा सकती। अब इस अध्याय में अपने देश में चुनाव पर ये शर्तें लागू करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है नहीं। वैसे भारत में हमेशा आप जानते हैं कि भारत में हर चीज़ें अच्छी तरीके से होती हैं, इसीलिए भारत देश में जो चुनाव की पद्धति है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। आपने कभी नहीं सुना होगा यहाँ पर कि गृह युद्ध हुआ है,
कभी नहीं सुना होगा आपने कि यहाँ पर आर्मी कूप हुआ है, कभी सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है, इतनी सिस्टमेटिक ढंग से है। अंतोगत्वा सब राजनेता जानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कोई भी हो, उनको पता है कि भारत देश में अंतोगत्वा जो शक्ति है वो जनता के पास में है। इसीलिए वो लोग कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जनता में आक्रोश आ जाए, है ना। इसीलिए बाद में आपने कभी देखा होगा कि ऐसी कोई स्थिति पनपने ही नहीं पाई है, क्योंकि पहली बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में सत्ता की साझेदारी है। हर व्यक्ति आगे आकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान देता है। हर व्यक्ति आगे आकर के राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। सबसे खूबसूरत बात यह है, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया है और सत्ता की साझेदारी को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया है। हर व्यक्ति को आगे आने का विकल्प मिलता है, हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, डजंट मैटर, उसके अंदर योग्यता है तो भारत सरकार या भारत देश या भारत गणतंत्र उसको आगे आने का भरपूर मौका देता है कि आप आइए और अपनी योग्यता के अनुसार शासन व्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। तो ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है, ये खूबसूरती हमारे प्यारे देश भारत की है। अब देखो पूछा क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, बेटा इसका मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है, अच्छी चीज है। क्या बोला है? अच्छा, चुनाव का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब होता है राजनीतिक प्रतियोगिता या फिर प्रतिद्वंदिता। बिल्कुल भाई, चार पार्टियां हैं मिलकर के कंपटीशन कर रही है कि किसकी पार्टी जीतेगी, किसकी पार्टी नहीं जीतेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतियोगिता ही है, कंपटीशन ही है। आगे देखिए, ये प्रतियोगिता कई तरह से रूप ले सकती है। जैसे सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी पूर्ण हो जाएंगे, सीधी बात है। अगर कंपटीशन नहीं होंगे तो चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं होगा, चुनाव बेईमानी पूर्ण हो जाएंगे। भाई अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या मतलब चुनाव कराने का? भाई अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या मतलब है चुनाव कराने का? भाई अगर ऑप्शन होगा तभी चुनाव कराएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ए बी सी डी ये चार पार्टियां हैं, अगर ये पार्टियां होंगी नहीं तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं होगा। और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में बाकायदा कंपटीशन है। सब चाहते हैं कि मेरी पार्टी की सरकार बने, तो सब अपने अपने वादे करेंगे, सब जनता को क्या बोलते लुभाएंगे, जनता के सामने अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, है ना, अपना घोषणा पत्र रखेंगे कि भाई जीतने के पश्चात हम ये सारे काम कराएंगे, जीतने के पश्चात हम हाईवे बनवाएंगे, जीतने के पश्चात हम वृक्षारोपण करवाएंगे, जीतने के पश्चात हम रोड बनवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे। ये सारी चीजें कौन करता है? पार्टियां करती हैं, जिससे कि जनता उन्हें वोट दे सके। और जीतने के बाद उन्हें ये सारे काम करवाने भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल बाद फिर चुनाव है। अगर आपने अपनी शर्तें पूरी नहीं की तो जनता इसका आपको जवाब देगी, और जवाब कैसे देगी? आपको सत्ता से बेदखल करके, सत्ता से निकाल करके। तो ये एक खूबसूरती कहाँ की है बेटा? हिंदुस्तान की है। आगे देखिए, हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं को चुनने के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप यहाँ व्यवस्था बेहतर काम करती थी। एक आदर्श दुनिया में, बेटा सुनो, एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा से प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। असल जीवन में ऐसा नहीं होता बेटा, सबको पता है, सारे राजनेताओं को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अंतोगत्वा जनता की सेवा करनी है। उन्हें क्या करना है बेटा? उन्हें अंतोगत्वा जनता की सेवा करनी है। जनता की बेटा उनको क्या करनी है? उनको सेवा करनी है। इसीलिए उन्हें हर वो कार्य करने होंगे जो कि एक लोकतांत्रिक देश में मान्य होते हैं। हर वो काम करने होंगे जो एक लोकतांत्रिक देश में मान्य होंगे। अब देखो ये बेटा, ये संविधान ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, और आप इनको जानते होंगे, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये अम्बेडकर साहब है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये सारे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया, ये सब लोग जानते थे कि हमें भारत देश में एक मुक्त चुनाव पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सारी पावर
जनता के हाथ में रखी। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता में रखेगी, जनता जिसे नहीं चाहेगी उसे सत्ता से बेदखल कर देगी। इसीलिए इन्होंने चुनाव को ही रखा, इन्होंने चुनाव को ही रखा कि कुछ भी हो, नेता कितने भी लालची हो, नेता कितना भी अपना सोचे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो जनता के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद फिर चुनाव है। ऐसा नहीं है कि आज आप जीत गए हैं तो जीवन पर्यंत आप जीते ही रहेंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव है। अगर आप अपने वादों से मुकरे तो जनता आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। ये बहुत अच्छी सोच थी हिंदुस्तान के लिए। अब देखो, दुनिया भर के सभी नेताओं को, एक तो ये पेन का चेंज कलर, देखो दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ना, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। बेटा सभी नेता चाहते हैं कि वो जीते और जीत करके क्या करें, वो जीते और जीत करके क्या करें, अपना भविष्य सुरक्षित कर ले, अपना बेटा क्या कर ले, अपना भविष्य वो लोग सुरक्षित कर ले। क्योंकि बेटा जो नेता बनते वो भी कहीं ना कहीं तो आम आदमी है ना, वो भी कहीं ना कहीं बेटा आम आदमी है ना, तो उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता होती है। उन्हें भी क्या होती है बेटा, अपने भविष्य की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। सारे राजनेता चाहते हैं कि भैया वो कभी हारे ना, वो कभी हारे ना। ये उनके मन की मनोदशा हो जाती है, ये उनके मन की मनोदशा हो जाती है। संभव है उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम हो सकता है। आगे देखिए क्या बोलना चाहता है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मिल ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार दिया जाए और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। ये व्यवस्था अच्छी है। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखो बता रहा हूं। ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव होता है, इस पॉइंट को लिखना, जब चुनाव होता है तो चुन करके राजनेता आते हैं, चुन करके राजनेता आते हैं, ठीक है। अब ये राजनेता चाहते हैं कि इनकी कुर्सी, इनकी जो कुर्सी है ना वो हमेशा बनी रहे। इनकी बेटा जो कुर्सी है वो क्या हो सके, हमेशा बनी रहे, मतलब ये हमेशा जीते रहे, ठीक है। तो अब इन्हें क्या करना है, इन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। इन्हें अपने भविष्य को, भविष्य मतलब होता है इनका करियर को क्या करना है बेटा, इनको अपना करियर क्या करना है, इनको अपना करियर सुरक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं इन राजनेताओं को क्या करना होगा, इन राजनेताओं को क्या करना होगा, इन राजनेताओं को क्या करना होगा बेटा, इन राजनेताओं को कहीं ना कहीं जनता की सेवा करनी होगी। इन राजनेताओं को कहीं ना कहीं जनता की बेटा सेवा करनी होगी, जनता की इनको सेवा करनी होगी। अब बेटा सुनो, जनता की सेवा करनी है, अब या तो ये अच्छे मन से कर ले, या तो ये अच्छे विचार से कर ले, अच्छे मन मतलब होता है अच्छे विचार से, या फिर बिना विचार के कर लें, या फिर बिना विचार के। लेकिन इनको करना क्या है, इनको करना है जनता की सेवा, इनको करना है जनता की सेवा। क्योंकि ये बात सत्य है, भारत में क्या है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। भारत में क्या है, हर 5 साल बाद क्या होते हैं बेटा, चुनाव होते हैं। अगर आपने आज ये सारे काम नहीं किए हैं, आज आपने अपने वादे नहीं निपटाए हैं, तो कल आपको बाहर होना पड़ेगा, कल आपको सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल बाद आपको कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हिंदुस्तान में होती है। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा होगा। चलो, कहीं ना कहीं आपको क्या होना है, सत्ता से आपको बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सारे काम करने हैं कि आपको चुनाव में माहौल करना है। अब एक व्यवस्था क्या बन सकती है, देखो बालको, एक व्यवस्था क्या बन सकती है चुनाव में। अगर हमारे जो राजनेता है, चुनाव में अगर हमारे जो राजनेता है वो अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, वो अगर क्या कर रहे हैं, वो अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, वो अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उन्हें बेटा पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना। पुरस्कार कैसा कि भाई जनता की सेवा करेंगे, अगले 5 साल फिर चुन के आ जाएंगे, जनता उन्हें फिर से इलेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं बेटा, तो उनको दंड दिया जाना चाहिए, उनको दंड दिया जाना चाहिए और सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। उनको सत्ता से क्या करना है, सत्ता से उनको बेदखल कर देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए। यह सिस्टम होना चाहिए कहां का, हिंदुस्तान का। ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम किसी भी लोकतांत्रिक देश का होना चाहिए। ये सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का होना चाहिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र का होना चाहिए। अब इस लाइन को पढ़ो। दूसरा जो उन्होंने तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या अच्छा हो सकता है, इसको बेटा ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि यही बात है जो मैंने अभी पीछे आपको बताई है। ये लाइन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको ना मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, रुको थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। ये देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप पढ़ लीजिए, यहीं पर लिखा हुआ है, जो बातें मैंने बोली यहीं लिखी हुई है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वैवाहिक तरीका क्या है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें लोगों की सेवा करने वालों राजनेताओं को पुरस्कार दिया जाए और ऐसा ना करने वालों को दंड दिया जाए। जब ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी ना, तो देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो देश कहीं ना कहीं प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जो मैंने अभी आपसे यहां पर बोला, है ना, कि अगर जो जनता की सेवा कर रहे हैं, जो राजनेता जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और जो नहीं कर रहे वो दंड दे, मतलब उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। क्योंकि जनता की सेवा करना है, नहीं करेंगे तो 5 साल बाद चुनाव होने हैं, 5 साल बाद कहीं ना कहीं चुनाव होने हैं। ये सारी चीजें जब होंगी तब जाकर के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव का मतलब रह जाएगा, चुनाव की इंपॉर्टेंस होगी, है ना। अगर ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं करते हैं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं होगा। आप चुनाव कराइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो कि भ्रष्टाचारी है, गलत काम में लिप्त है, क्या कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपको लोकतांत्रिक राष्ट्र को बचाना है, उसके आधार को बचाना है, उसके बेस को मजबूत करना है, तो ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को लोकतांत्रिक राष्ट्र में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। आगे देखिए, अब देखो, इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा जवाब है, लोग करते हैं, जनता करती है। क्योंकि आपके पास हर 5 साल में मौका है, हर 5 ईयर्स में आपके पास मौका है कि आपको वोट करना है। अगर कोई पार्टी आपके साथ में है तो आप उसको वोट करिए, तो सत्ता से बेदखल कर दीजिए। फिर चुनावी प्रतिद्वंदिता का अर्थ यही है, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता रहता है ना, कॉम्पिटिशन चलता रहता है, आज ये पार्टी कल वो पार्टी आएगी, यही नियम है। वे जानते हैं अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। सीरीज बात है, जनता के हित में काम करेंगे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और वो जीत भी सकते हैं। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। जो बातें मैंने आपसे बताई, डिट्टो यही होता है, और यही किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में होना भी चाहिए, यह किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में को होना भी चाहिए। चलो अब देखो, इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी, मजबूरन उसे जनता की सेवा करनी होगी। क्योंकि पावर किसके पास है? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही होती है कि जनता के पास पावर है। जनता के पास बेटा क्या है? जनता के पास ही शक्ति है, शासन की सर्वशक्ति जनता के पास है। तो आपको कुछ भी करके ये किन प्रकार जनता की सेवा तो करनी है, क्योंकि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, मतलब जो जनता है सब कुछ इसी के हाथ में है। आपको कुछ ना करके इनकी सेवा तो करनी है, कुछ भी करो, सिर पटको मुंह पटको, डजंट मैटर, सेवा तो पब्लिक करनी पड़ेगी आपको, है ना। आगे देखिए, कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। बिल्कुल भाई, अगर कोई दुकानदार है, अगर वो ग्राहक को अच्छा सौदा नहीं देगा तो क्या कभी आप उसके यहाँ सामान खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे, उसको हटा देंगे, भगा देंगे वहां से, है ना। यही काम होता है जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ग्राहक उसकी दुकान नहीं देखेगा और किसी दूसरी दुकान में जाकर के वो सामान खरीद लेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले संभव, कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। अंतोगत्वा आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। और बेटा ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं, एक पॉइंट था आपके पास, राजनीतिक पार्टी, तो बहुत सी पार्टियों मैंने आपके नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है, नेशनल पीपुल्स पार्टी लिखी हुई है, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, वो बसपा है, और ये शायद वामदल होगी, ये शायद कौन सी बेटा, ये वामदल होगी, ठीक है। ये क्या है? ये आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और ये क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल एनपीपी, ये एनपीपी है, ये बीएसपी है, ये क्या है? ये बीजेपी है, और ये आप है। तो ये कुछ पार्टियां हैं, भारत की लोकतांत्रिक राष्ट्र की कुछ पार्टियां हैं, ठीक है। और ये सब आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो इन्हीं पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो मैदान में उतरते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात करें बेटा? हम बात करते भारत की। और भारत क्या है? भारत एक मिनट, भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है,
भारत क्या बेटा, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और यहाँ पर चुनाव क्या है, चुनाव आपका अधिकार है। चुनाव क्या है, चुनाव पब्लिक का राइट है, PUBLIC क्या है, पब्लिक का राइट है, आपका वोटिंग राइट है। ये आपकी वोटिंग राइट है कि आप किसे चुनते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का होना जरूरी होता है। किसी भी लोकतंत्र में बेटा चुनाव का होना बहुत आवश्यक होता है। लोकतंत्र में चुनाव का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आप राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। इससे राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं योगदान होता है। ठीक है, कुछ है आगे, नहीं है। चलो बेटा, तो आज हमने अपने इन टॉपिकों को कवर किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने क्यूट क्यूट से कमेंट भी छोड़ना है कि आपका क्या मतलब है, मतलब आप कितना समझ पाए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका देख के रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, अब आगे क्लास हम फिर से आगे पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें, और अपनी पढ़ाई को एक स्टेप बूस्ट भी करते रहें। मुलाकात करूंगा बाल को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।